वो एक बहादुर कौम थी, और जो आपने खुद कहा कि हिंदुओं की रक्षा करने वाली सिख थी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। वह एक तो रक्षक कम्युनिटी रही है, और वो आज कहीं ना कहीं भी वो चीजें आज भी कायम है। हम ये नहीं कहते कि सिखों में और मुस्लिमों में भेद गढ़ा जाए, और आप हिंदू और सिखों के बीच में तो भेद गढ़ ही रहे हैं। आरएसएस को अगर मानते हैं कि गांधी के वो हत्यारे थे, तो क्या आरएसएस ने क्या वो भूल सुधार नहीं किया? क्या गांधी को वो आइकन बना के नहीं रखते हैं? नरेंद्र मोदी आज भी राष्ट्र के सर्वोच्च पुरुषों में गांधी के स्थान देने में कोई कोताही नहीं करते हैं। हम अनर्गल आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो बाबा विजेंद्र जी ने कहा कि अलग अलग प्रतीकों को लेकर के एक विशाल राष्ट्र और विशाल भारतीय समाज से जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने को जोड़ने का प्रयास किया, तो देखिए राजनीति और बौद्धिकता में अंतर होता है। राजनीति जो पहले मुकाम पाती है, पहले उसको इंटैक्ट रखती है, चाहे वो जाति और धर्म ही क्यों ना हो, चाहे उनके ब्राह्मण और बनिए, ब्राह्मण भी तो पहले कांग्रेस के साथ थे। ब्राह्मणों जो बनियों में जैन कम्युनिटी और बनिया कम्युनिटी थी राजस्थान और मध्य प्रदेश में, वो कहीं और दिल्ली में, वो भारतीय जनता पार्टी का मेन बेस था। बाद में ब्राह्मण जुड़े, फिर सवर्ण जुड़े, और फिर जो है आपने जो है अल्ट्रा वो जो पैन हिंदू कल्चर को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी बढ़ी है। लेकिन मैं इसे भी बड़ा आदर्श स्थिति नहीं मानता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप अगर भारत के मुसलमानों के और भारत के प्रतिनिधि हैं और धरती पुत्र मुसलमानों को भी इस भारत का सपूत मानते हैं, तो आपको 15% टिकट अपने ही समर्थक विचारधारा के मुस्लिमों को भी टिकट देना चाहिए। नरेंद्र मोदी अगर बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो इस बात पर भी उनको ईमानदारी दिखानी चाहिए। और रह गया अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की शैली को लेकर, तो ये बात जरूर उठेगा कि विगत में भारतीय जनता पार्टी के सारे शीर्षस्थ नेताओं ने जहां अजीम लोकतांत्रिक भावना का परिचय दिया, नरेंद्र मोदी में वो नकारात्मक दिखाई देता है। लेकिन इसको लेकर के ये सवाल है कि क्या अधिनायक होना मजबूरी है या जरूरी है? मैं ये सवाल पहले किया था, तो ये सवाल इसलिए उभरता है कि क्या बिना अधिनायक बने लोकतांत्रिक रहकर देश और समाज को क्या बेस्ट वे में नहीं चलाया जा सकता? या भारतीय समाज अभी इतना परिपक्व है और भारतीय राजनीतिक दलों में अभी इतना वो चेतना का स्तर इतना ऊंचा नहीं है कि आप डिक्टेटर बनकर के ही सफल हो सकते हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी हुई और आज नरेंद्र मोदी हैं? तो मुझे लगता है ये बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी को सारे चीजों को नियंत्रण करने के बाद उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए और एक विराट लोकतांत्रिक भावना में भारत के तमाम धड़ों को और समाज के तमाम कड़ी को अपने साथ धारा में जोड़ना चाहिए और फिर आगे का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। लेकिन भारतीय लोकतंत्र को वाइब्रेंट बनना है तो न केवल तमाम दलों को पूरी स्वायत्तता मिले, बल्कि संविधान के तमाम संस्थाओं को भी पूरी प्राणवायु मिले, चाहे वो मीडिया हो, संविधान हो, सॉरी चुनाव आयोग हो, सूचना आयोग हो, न्यायपालिका हो, सिविल सोसाइटी हो। इसे लेकर के कहीं न कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आज इस भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर उभर रहा है, जिसे लेकर के इस देश में पूरा मंथन होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को एक सही दिशा और दशा देने की नजीर पेश करनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। और निश्चित रूप से आज तो केक काटने का है और भारत के करोड़ों लोग अगर भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत बढ़ी है, जो यश बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी का और देश की करोड़ों जनता खुश है, तो निश्चित रूप से डायलॉग उस खुशी के साथ में है। लेकिन जो इशारा आपने किया, जो आपने कहा कि ये करना क्या है, आपकी प्राथमिकता क्या है, भारतीय जनता पार्टी मुगलों की तरह 400 वर्ष शासन कर ले, होना क्या इस देश में? विषय वह नहीं है कि आपके पास ताकत कितनी है, विषय यह भी नहीं है जब कोई कहता है कि अरे बड़ा गरीबी की गोद में पला और अमीरी की गोद में चला गया। अरे भैया, ये गोद का रूपांतरण है, ये गोद का रूपांतरण है। पुरुषार्थ उसमें होता है जब गरीबी की गोद में पल करके जब अमीरी की गोद में जाते हैं, तब गरीबी मिटा देते हैं, तब लगता है कि पुरुषार्थ यह तो केवल गोद का रूपांतरण है। आप 2 सीट था और 4 सीट ले आए, ये तो संख्या का केवल घटना बढ़ना, ये सांख्यिकी का मामला है। लेकिन सिद्धांत कहाँ है, दर्शन कहाँ है, संवेदना कहाँ है, प्रति व्यक्ति मुस्कुराहट कहाँ है, सुरक्षा बोध कहाँ है? ये तमाम तरह की बातें हैं। हम लगातार कल भी बात करेंगे, लेकिन रामनवमी आ रही है। मनोज जी, शायद आपको सूचना मिली होगी कि इस बार दुर्गा जी घोड़े पर सवार होकर के आ रही है, लेकिन वो हाथी पर सवार होकर के चली जाएगी। दुर्गा जी की जो विदाई है वो हाथी पर इस बार विदा हो रही है। जी, घोड़े पर आ रही है परसों,
और हिंदू और का हाथी नंबर की जान। 3 है, मोदी जी का इमरजेंसी में, और विदाई जो हाथी पर है। कल हम लोग चर्चा करेंगे कि जो दुर्गा जी की हाथी पर विदाई हो रही है, तो मायावती हाथी पर कब तक सवार रहेगी, या इस राजनीति में हाथी जैसे प्रतीक समाप्त हो जाएंगे, दुर्गा के साथ उसका विसर्जन हो जाएगा। हम चर्चा करेंगे। आखिर दलित दलित सारे लोग तो मोदी के फिर पास में है। दुर्गा जी के जी, अस्थाई वाहन सिंह का क्या होगा? हाँ, वो दुर्गा जी का जो अस्थाई, उसकी भी चर्चा करेंगे। जी, तो क्योंकि मोदी जी ने सिंह को भी बदल दिया, जो अशोक स्तंभ में जो है उनका गुर्राता हुआ सिंह है, लेकिन यह देखना है कि दुर्गा जी की जो सवारी जो सिंह है, वो मुस्कुराता है या गुर्राता हुआ है, रोता हुआ शेर है, क्या है, इस सब की चर्चा हम लोग करेंगे। बने रहिए हमारे साथ में। आज बड़ी व्यस्तता के बाद सभी मित्रों ने समय निकाला चौपाल पर, और कल फिर इसी वक्त में आपसे मिलेंगे। आज समय हम लोगों ने कम रखा है, और कल बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग और बात करेंगे, और आपको अच्छा लगेगा। तो निश्चित रूप से कल की बहस तो अच्छी लगेगी, आज की भी बहस आपको अच्छी लगी होगी। निश्चित रूप से आज से बहस को एक बार बेल आइकन दबा दें, बटन दबा दें, साझा कर दें, शामिल हो। नमस्ते, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें। नमस्ते।